दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उपकार पर। आज मैं एक नया भाग लेके आया हूं जो क्या हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जिसका भाग पहला लेके आया हूं शून्य से लेके शिखर तक चलेंगे। ठीक है, पहले तो हम आपका जो बेस तैयार कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका बेस तैयार होगा तभी आप क्या अर्थशास्त्र को समझ पाएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था को समझ पाएंगे। तो क्या है इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। आइए जानते हैं इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अंग्रेजों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति ग्रामीण थी। अंग्रेज जब तक ये अंग्रेज का शासन नहीं था ना हमारा देश पे, तो उससे पूर्व जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, वो ग्रामीण थी, जहाँ की 90% जनसंख्या गांव में रहती थी। देख लो, पूरे 90% जनसंख्या गांव में रहती थी। और वो क्या कृषि व दस्तकारी कार्यों की प्रमुखता थी। उन पे क्या थी, कृषि व दस्तकारी कार्यों की क्या थी, प्रमुखता थी, या वो कृषि एवं दस्तकारी कार्यों में संलग्न थे। संलग्न मतलब जुड़ना या जोड़ना होता है। ठीक है, कृषि या दस्तकारी कार्यों पे जुड़े हुए थे। गांव आत्मनिर्भर थे। ठीक है, व्यवसाय उनका वंशानुगत था। उनका जो व्यवसाय था क्या था, कृषि था। कृषि के साथ साथ पशु पालन था। तो वो क्या था, वंशानुगत था। भारत के जो रेशमी व सूती वस्त्र थे विश्व में उत्तम किस्म के थे। देखो, यहाँ के जो रेशमी और सूती वस्त्र थे ना, वो विश्व में उत्तम किस्म के थे। विश्व में उनकी इतनी ज़्यादा डिमांड थी, इतनी ज़्यादा मांग थी कि वो क्या थे, एकदम बहुत ही ज़बरदस्त उत्तम किस्म के यहाँ के रेशमी और सूती वस्त्र थे। तो इन पे और क्या क्या था, संगमरमर का कार्य हो गया। इनका जो संगमरमर का कार्य था, बहुत ही जबरदस्त संगमरमर का कार्य करते थे। लकड़ी पर तराशी नक्काशी का कार्य बहुत ही जबरदस्त करते थे। लकड़ियों पे को ऐसे आकृति दे देते थे कि जो भारी व्यक्ति था, जो विदेशी व्यक्ति था, जो हमारे औपनिवेशिक शासन से आए हुए जो व्यक्ति थे, वो देख के बिल्कुल आकर्षित हुए। इन भारतीय 10% लोगों की जो लकड़ी की नक्काशी थी, इन पे बहुत ही ज़्यादा क्या हुए, आकर्षित हुए। सोने चांदी के आभूषण व पत्थर पर तराशी का कार्य बहुत ही उत्तम किस्म का था। आप लगा सकते हैं अजंता और जो एरोला की गुफाएं हैं ना, उन पे आप देख सकते हो पत्थरों को काट काट कर किस प्रकार की आकृति बनाई गई है। उतनी जबरदस्त आभूषण और पत्थरों की तराशी करते थे भारतीय लोग। ठीक है, 90% तो कृषि कार्य में संलग्न थे, और जो बाकी बचे 10% थे वो यही कार्य पे क्या थे, संलग्न थे। जैसे कोई संगमरमर का कार्य कर रहा था, कोई लकड़ी पर नक्काशी का कार्य पे कुशल था, कोई सोने के कार्य, कोई चांदी के आभूषण बनाने में क्या था, कुशल था। और जो कुछ बचे हुए 5% लोग थे वो पत्थर पर तराशी का कार्य बहुत ही उत्तम किस्म के करते थे। आप अजंता और एलोरा की गुफाएं देख सकते हैं, उसमें जिस प्रकार से मूर्तियों की बनावट है वो इन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो स्वतंत्रता की पूर्व, जब स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो उसे क्या 7 वर्गों में विभाजित किया गया। एक निम्न स्तरीय आर्थिक विकास हो गया, कृषि क्षेत्र की स्थिति, औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति, विदेशी व्यापार, जनानांकीय परिस्थितियां, व्यावसायिक संरचना आधारित संरचना, जिसमें से आपके लिए महत्वपूर्ण होगा क्या, कृषि क्षेत्र की स्थिति महत्वपूर्ण होने वाला है, औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति महत्वपूर्ण होगा, और जनानांकीय जो हमारा क्या है परिस्थितियां हैं ये महत्वपूर्ण है। इन पे आप स्टार लगा लीजिए, इनसे ही परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो पहले बात करते हैं निम्न स्तरीय आर्थिक विकास के बारे में। ठीक है, औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहां के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनाना रह गया था। इस देश की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय पर कभी औपनिवेशिक शासकों ने ईमानदारी नहीं दिखाई। क्या बोल रहा है कि जो औपनिवेशिक शासक द्वारा रची गई आर्थिक नीतियां थी ना, जो हमारे अंग्रेज सरकार द्वारा उनकी ही नीतियां चलती थी उस समय, उनकी जो आर्थिक नीतियां थी उनका ध्येय क्या था, इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहां के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनाना रह गया। औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का क्या आकलन करने की ईमानदारी कभी नहीं दिखाई, या इस पर कोई प्रयास नहीं किया।
कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किए, ठीक है। कुछ लोगों ने, जो भारतीय लोग थे, उन्होंने क्या किया, निजी या व्यक्तिगत, ठीक है, निजी माने व्यक्तिगत, ठीक है, पर्सनल, उनने क्या किया, पर्सनल तौर पर क्या किया, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति का आकलन किया, गणना किया, जिसमें दादा भाई नौरोजी हो गए, विलियम डिग्बी हो गए, फिडले सिरोज हो गए, डॉक्टर BKR रॉय हो गए, RC देसाई हो गए एवं रनाडे प्रमुख थे। रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे प्रमुख थे। इन्होंने क्या किया, निजी तौर पर यहाँ की राष्ट्रीय आय की क्या की, गणना की। और ज्ञातव्य है कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, ठीक है, ज्ञातव्य है कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की जो वार्षिक समृद्धि दर थी वो कितनी थी, 2.0% थी, ठीक है, 2.0% थी, से कम होकर, इससे भी कम होकर प्रति व्यक्ति आय कितनी हो, प्रति व्यक्ति आय उत्पाद में कितना दर की वृद्धि हुई, 0.5% की, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, कृषि क्षेत्र की स्थिति के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ की कृषि क्षेत्र की स्थिति के बारे में लेते हैं। इस काल में भारत मूलतः एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था ही बना रहा। इस काल में क्या, भारत मूलतः कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था ही बना रहा। देश की 85% जनसंख्या में गाँव में बसी थी। देखो पहले स्वतंत्रता से पूर्व कितनी थी, 90% गाँव में बसी थी, ठीक है। अब कितनी हो गई, अब 85% जनसंख्या गांव में बसी है और 5% कहाँ गए, उनका पलायन हो गया है, ठीक है। कहाँ हो गया अभी वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब 90 से घट के 85 हो गई, ठीक है। कृषि की जो उक्त दशा का प्रमुख कारण तत्कालीन भूघृति पद्धतियां, भू राजस्व व्यवस्था एवं कृषि के व्यावसायीकरण में निहित था। जो इस कृषि के कार्य में जो परिवर्तन हो रहा था, पहले तो 90% जनसंख्या ग्रामीण थी, कृषि कार्य में संलग्न थी, अब वो घटकर 85 पे आ गई, ठीक है। जिसका प्रमुख कारण क्या रहा, तत्कालीन भू राजस्व व्यवस्था एवं कृषि के व्यावसायीकरण में निहित था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अंग्रेजों ने भारतीय कृषि के क्षेत्र में भूमि व राजस्व, ठीक है, के अंतर्गत अनेक भूघृति पद्धतियां लागू की, जिनमें प्रमुख थी जमींदारी व्यवस्था होगी, महलवाड़ी व्यवस्था होगी, रैयतवाड़ी व्यवस्था होगी। ये 3 व्यवस्था क्या थी, प्रमुख थी, जिनसे प्रश्न बनते हैं। तो आइए तीनों को जान लेते हैं एक एक करके। जागीरदारी व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। अगर इसके अन्य नामों की बात की तो इसे स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, जागीरदारी के नाम से जाना जाता है, मालगुजारी के नाम से जाना जाता है, बिस्वेदारी के नाम से जाना जाता है। कभी जागीरदारी ना पूछ ले आपसे, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त क्या है ये पूछ ले, कब लागू किया गया, किसने लागू किया। अगर स्थायी ने पूछे तो जागीरदारी पूछ ले, जागीरदारी ने पूछे तो मालगुजारी पूछ ले, मालगुजारी ने पूछे तो बिस्वेदारी पूछ सकता है। ये सभी किसके नाम है, ये सभी हैं हमारे जागीरदारी व्यवस्था के नाम हैं। तो लागू की बात करते हैं तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। कब किया, 1793 में जागीरदारी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। और इनके 2 सलाहकार थे, जेम्स ग्रांट एवं सर जॉन शोर के सलाह पे इन्होंने ये क्या किया, लागू किया। देखो UPPCS पे पूछा गया यह प्रश्न है, ठीक है, कि जो जागीरदारी व्यवस्था है कब प्रारंभ किया गया और किसके द्वारा किया गया। 1793 में प्रारंभ किया गया और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। अगर इसकी प्रभावी क्षेत्र की बात करें हम, ठीक है, अगर हम जो हमारी जागीरदारी, बिस्वेदारी, मालगुजारी और स्थायी बंदोबस्त है, इसके अगर हम प्रभावी क्षेत्र की बात करें तो बंगाल में सर्वप्रथम यह प्रारंभ हुआ। कहाँ पे हुआ, बंगाल में सर्वप्रथम इसका क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। और उसके बाद ये बिहार और उड़ीसा में भी क्या आया, धीरे धीरे करके बिहार और उड़ीसा में भी इसका क्या कर दिया गया, जागीरदारी व्यवस्था लागू कर दी गई। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके ये कालांतर में उत्तर प्रदेश के बनारस खंड एवं उत्तरी कर्नाटक में, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे कहाँ पे, बनारस, उत्तर प्रदेश के बनारस खंड एवं उत्तरी कर्नाटक में 19% भूमि पर लागू किया गया, ठीक है। बनारस के कहा, उत्तरी कर्नाटक में 19% भूमि पर लागू कर दिया गया। और इस पे क्या होता था, देखो किसान से वसूले गए लगान, ठीक है, किसान से कृषि, किसान की खुद भूमि करता था, उसी के कृषि का क्या करते थे ये लोग, कर लेते थे। और क्या किया, उसका 10/11 भाग सरकारी कोष में जाता था और 1/11 भाग जमींदार के पास रहता था, ठीक है। जमींदार बनाया क्यों, जो हमारे अंग्रेज शासन थे उन्होंने क्या किया, गांव का एक जमींदार पकड़ा, सर जेम्स ग्रांट और सर जॉन ने क्या बोला कि तुम कहाँ पहचानोगे कौन निहरा हुआ है, कौन राम
रामुआ है, कौन श्यामुआ है, एंड कोई ऐसे तुम किसको किसको पहचानोगे गांव में। तो उन्होंने बोला तुम गांव के एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ो जिसके पास सर्वाधिक जमीन है और उससे बोलो कि तू गांव वालों से कर ले, उसका 10/11 भाग सरकारी को, और जमींदार से क्या बोला कि 10/11 भाग सरकारी कोष में या हमें देना और 1/11 भाग जो होगा वो आपका होगा। पूछा गया है, देखो यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है, ठीक है, कि किसानों से कितना कर वसूलते थे, ठीक है। तो 10/11 भाग तो सरकारी कोष में चले जाता था अंग्रेज शासन के पास और 1/11 भाग जमींदार के पास रहता था। ये हो गया हमारा जमींदारी व्यवस्था। अब बात करते हैं महलवाड़ी, ठीक है। महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। भूमि पर अधिकार किसका था? महाल का था, ठीक है। महाल मतलब ग्राम समुदाय, ठीक है। महाल मतलब होता है ग्राम समुदाय, ठीक है। महाल का अर्थ होता है ग्राम समुदाय। तो भूमि पर अधिकार किसका था? ग्राम समुदाय का था। अगर इसके प्रस्तावक की बात करें, किसने लागू किया? मौसे महलवाड़ी, मौसे मैकंजी, मौसे मैकंजी, ठीक है। मौसे महलवाड़ी, मौसे मैकंजी, इसके प्रस्तावक थे हार्ट मैकंजी। 1822 में इन्होंने ये लागू किया, ठीक है। आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, कि जो महलवाड़ी व्यवस्था है उसके प्रस्तावक कौन है और इन्होंने यह कब लागू किया। महलवाड़ी व्यवस्था के प्रस्तावक हार्ट मैकंजी, मौसे महल, मैसे मैकंजी। याद करने का ट्रिक है, महलवाड़ी मैकंजी, महलवाड़ी मैकंजी, ठीक है। 1822 में इन्होंने क्या किया? लागू किया। इसकी प्रभावी क्षेत्र की बात करें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, प्रांत एवं पंजाब में 30% भूमि पर यह लागू किया गया, ठीक है। कहाँ पे किया गया? प्रभावी क्षेत्र उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रांत एवं पंजाब में 30% भूमि पर लागू किया। मालगुजारी उत्पादन का 80%, ठीक है। क्या बोला कि मालगुजारी उत्पादन का 80%। बाद में यह कितना? बेंटिक के समय में 66% कर दिया गया तथा डलहौजी के समय में 50% कर दिया गया। ये था हमारा महलवाड़ी व्यवस्था। अब रहे रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। तो भूमि पर अधिकार किसका था? रैयत का था। रैयत मतलब कृषक, जो कृषक होता है भूमि पर उसका अधिकार था। व्यवस्था को लागू किसने किया? टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? टॉमस मुनरो के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1792 में इन्होंने यह व्यवस्था लागू किया, ठीक है। टॉमस मुनरो द्वारा 1792 में लागू किया गया, ठीक है। मद्रास में ये किसने? विनगेट ने प्रारंभ किया, ठीक है। कब किया? 1835 में, ठीक है। मद्रास में किसने किया? विनगेट ने किया। कब किया? 1835 में किया, ठीक है। मालगुजारी की अगर इसमें बात करें, कर लेने की बात करें तो 30 से 33% तथा बाद में 50% कालांतर में बढ़ा दिया गया, ठीक है। इसके प्रभावी क्षेत्रों की बात करें, मद्रास, मुंबई तथा असम, ठीक है। इसका जो प्रभावी क्षेत्र हुए जो इसके प्रभाव में आए, एक मद्रास हो गया, एक मुंबई हो गया तथा असम हो गया, ये इसके प्रभाव में आए थे। तो हमने पढ़ लिया क्या? हमने पढ़ा महलवाड़ी, विश्वदारी, माल गुजारी और स्थायी बंदोबस्त किसने स्टार्ट किया? हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया। कब किया? 1793 में किया, ठीक है। और इसका प्रभावी क्षेत्र बंगाल सर्वप्रथम, उसके बाद बिहार एवं उड़ीसा। महलवाड़ी में मौसे महलवाड़ी, मौसे मैकंजी, हार्ट मैकंजी ने प्रारंभ किया। कब किया? 1822 में किया। इसके प्रभावी क्षेत्रों की बात करें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं प्रांत पंजाब में 30% भूमि पर लागू कर दिया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें, किसने? टॉमस मुनरो ने 1792 में क्या किया? प्रारंभ किया। और मद्रास में किसने किया? विनगेट द्वारा मद्रास मुंबई में प्रारंभ किया गया, ठीक है। ये था हमारे कृषि क्षेत्र की स्थिति के बारे में व्याख्यात्मक चर्चा की। अब बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। औपनिवेशिक काल में देश की विश्व प्रसिद्ध जो शिल्प कलाओं थी उनका क्या हो रहा था? पतन हो रहा था। क्या हो रहा था? जो औपनिवेशिक काल था ना, उसमें हमारी देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाएं थी। मैंने बताया आपको कि जो लकड़ी पर नक्काशी हो गया, पत्थर पर तराशी हो गया, आभूषण एवं चांदी के जो उनपे था, उनपे क्या उत्तम किस्म की तराशी करना, इसका क्या होने लगा? धीरे धीरे क्या होने लगा? पतन होने लगा, ठीक है। और औद्योगिक क्षेत्र में बात करते हैं 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में, ठीक है। टिस्को
टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में 1907 में टिस्को नामक कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, टाटा आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी सीमेंट कागज आदि के कारखाने भी स्थापित कर दिए गए। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी। जैसे मैंने आपको बताया, टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी 1907 में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। उसके बाद सीमेंट कागज आदि के भी कारखाने स्थापित हुए। किंतु भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों का प्रायतः अभाव ही बना रहा। यही नहीं, नव औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर भी बहुत कम थी और सकल घरेलू देशी उत्पाद में इसका योगदान भी बहुत कम रहा। सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य जो क्षेत्र भी सीमित था, वास्तव में ये क्षेत्र प्रायतः रेलों, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाहों और कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित थी। तो ठीक है, ये था औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति बताया। और इस समय जो भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना हुई उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सूती वस्त्र, सर्वप्रथम सूती वस्त्र। ठीक है, इसकी स्थापना 1818 में की गई फोर्ट ग्लोस्टर पे। ये क्या रहा, पहला सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई, लेकिन ये क्या हुआ, असफल हो गया। कहाँ पे किया था, कोलकाता पे। ठीक है, उसके बाद कागज मिल की स्थापना हुई 1832 में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल। चीनी उद्योग की स्थापना 1840 बेतिया बिहार में हुआ। सूती वस्त्र का जो सफल मिल स्थापित हुई बम्बई में हुई। कब हुई, 1853 में। देखना, सबसे पहली सूती वस्त्र का जो मिल स्थापना हुई, कारखाने कहाँ हुई, कोलकाता में हुई फोर्ट ग्लोस्टर पे, लेकिन ये असफल रहा 1818 पे। लेकिन जो नेक्स्ट रहा हमारा 1853 वाला मुंबई में सूती वस्त्र, ये सफल रहा। जूट की बात करते हैं 1855 रिश्चरा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, लोह इस्पात 1870 कुल्टी पश्चिम बंगाल में। ऊनी वस्त्र की बात करें 1876 कानपुर में हो गया। सीमेंट की बात करें 1904 चेन्नई। कृत्रिम रेशायां रेयान 1920 त्रावणकोर केलर पे हो गया। एल्यूमिनियम की बात करें, इसकी स्थापना 1937 में JK नगर पश्चिम बंगाल में किया गया। और भारी अभियांत्रिकी उनका कब किया गया, 1958 में रांची में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है विदेशी व्यापार के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक होकर रह गया। ठीक है, उसका क्या कारण था वो भी आपको बता देता हूं। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ही अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीन आदि का आयातक भी हो गया, व्यवहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाया रखा। देखो, इंग्लैंड ने भारत पे अपने क्या कर लिया गया, आयात और निर्यात पे एकाधिकार स्थापित कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जननांकीय परिस्थितियां, इसके बारे में जान लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ब्रिटिश भारत की पहली जनगणना। ठीक है, जान लेते हैं ब्रिटिश भारत की पहली जनगणना कब हुई, 1872 में हुई। किसके कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। और प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में 1881 से लॉर्ड रिपन के समय प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में यह जनगणना मनाए जाने लगी, या 10 वर्ष के अंतराल में इसकी गणना की जाने लगी। ठीक है, और वर्ष 1921 के पूर्व भारत जननांकीय संक्रमण का प्रथम सोपान चल रहा था। 1921 से पूर्व जो जननांकीय संक्रमण था उसका प्रथम सोपान चल रहा था, और 1921 के बाद जो दूसरा सोपान चला, ठीक है, जननांकीय संक्रमण का क्या चला, दूसरा सोपान चला। और 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है, तो 1921 को कहा जाता है जनसंख्या के इतिहास को महान विभाजक वर्ष 1921 को। अब नेक्स्ट है हमारा व्यावसायिक संरचना, तो इसके बारे में जान लेते हैं। औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रमिकों के आनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो औपनिवेशिक काल है ना, उसके विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे जो कार्यशील श्रमिक थे, जो उद्योग क्षेत्र में लगे श्रमिक थे कार्यशील, उनके आनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया, उनमें कोई विभाजन नहीं हुआ। नेक्स्ट है आधारित संरचना। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेलों, पतनों, जल परिवहन व डाक तार आदि का विकास हुआ। ठीक है, आधारित संरचना की बात करें
तो इसमें क्या क्या हुआ, इसमें हवा हमारा रेल हो गया, पतन हो गए, जल हो गए, परिवहन और डाक तार आदि का विकास हुआ। इसका ध्येय जनमान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करना था। इसका ध्येय क्या था, जो जनता है, जनमान्य है, उनको अधिक सुविधाएं प्रदान करना था। अपितु ये कार्य तो औपनिवेशिक हित साधन के उद्देश्य से किए गए थे। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति तक 200 वर्षों के अंग्रेजी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पैठ बना चुका था। ये हमने क्या पढ़े, ये हमने पढ़ लिए क्या, जो हमारे कृषि क्षेत्र की स्थिति हो गई, औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति हो गई, हमारी निम्न स्तरीय आर्थिक विकास हो गया, विदेशी व्यापार हो गया, जनानांकीय परिस्थितियां होंगी, व्यावसायिक संरचना हो गई, आधारिक संरचना हो गई। ठीक है, ये हमने व्याख्यात्मक रूप में चर्चा की। इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट था हमारी क्या थी, निम्न स्तरीय आर्थिक विकास के बारे में पढ़ा, कृषि क्षेत्र की स्थिति के बारे में आपको बताया, औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति के बारे में बताया। ठीक है, और जनानांकीय परिस्थितियों के बारे में बताया, ये महत्वपूर्ण थी। अब आइए परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ उपयोगी प्रश्नों की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि भारत में प्रति व्यक्ति आय का कितना अनुमान दादा भाई नौरोजी ने किया था। मैंने बोला ना कि जो निम्न स्तरीय आर्थिक विकास था, तो इंग्लैंड वालों ने, औपनिवेशिक शासक ने क्या किया, हमारे देश के राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का कभी ईमानदारी से आकलन नहीं किया। कुछ व्यक्तियों ने निजी तौर पर आकलन किया, जिसमें दादा भाई नौरोजी एक थे। तो उन्होंने कितना अनुमान, इस पे रुपये कितना अनुमान बताया। ठीक है, भारत में प्रति व्यक्ति आय का कितना अनुमान दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो ये था 20 रुपया। ठीक है, कितना इन्होंने बताया, 20 रुपया बताया। कब बताया, 1867-68 में इन्होंने इसकी गणना की थी। और IAS 2000 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, IAS पे पूछा गया हुआ प्रश्न है। लॉर्ड कर्जन ने भी क्या किया, गणना की। उनने बोला कि 30 रुपया बताया। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय 30 रुपया बताया। वर्ष 1901 में इन्होंने गणना की। डॉक्टर BKR रॉय ने प्रति व्यक्ति आय की भी गणना की। उन्होंने 62 रुपया बताया। ठीक है, 62 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया। 1931 और 32 के बीच में इन्होंने इसकी गणना की। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रथम प्रस्तावक मैंने बताया मौसे महल, मौसे मैकेंजी, हार्ट मैकेंजी थे। ठीक है, कौन थे, महलवाड़ी व्यवस्था के प्रस्तावक हार्ट मैकेंजी थे। बात करें इस पे भूमिका अधिकार किसका था, ग्राम समुदाय का था। ठीक है, व्यवस्था के प्रस्तावक मैंने आपको बता दिया, मौसे महल, मौसे मैकेंजी। कब लागू किया गया, 1822 में लागू किया गया। इसके प्रभावी क्षेत्र की बात करें, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रांत एवं पंजाब में 30% भूमि पर लागू किया गया। अगर मालगुजारी की बात करें, उत्पादन का 80%, बाद में 66 जब बेंटिक का समय था, और तथा डलहौजी के समय पर 50% कर दिया गया। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था के प्रवर्तक को किसे माना जाता है, तो मार्टिन बर्ड को माना जाता है। ठीक है, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का जो प्रस्ताव क्या प्रवर्तक माना जाता है, वो किसे माना जाता है, हमारे माना जाता है मार्टिन बर्ड जी को माना जाना जाता है। अब नेक्स्ट है वेरी इंपोर्टेंट, डाकू राज्य उपमा किस कालखंड को कहा जाता है, तो ये 1765 से 72 ईस्वी, ठीक है, के कालखंड को कहा जाता है। बंगाल में हुआ था। ठीक है, किसके उसमें हुआ था, संदिग्ध में KM पाणिक्कर द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, KN पाणिक्कर द्वारा। तो अब एक वेरी इंपोर्टेंट बुक्स है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसकी कृति है, किसकी पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, UK SSC के एग्जाम में भी पूछा गया हुआ प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो ये हमारे दादा भाई नौरोजी की प्रथम पुस्तक है। इस पुस्तक में क्या लिखा गया है, धन के निकास सिद्धांत, कैसे इंग्लैंड वाले भारत से धन को ले जा रही थी। ठीक है, धन को ले जा रहे थे, ड्रेन थ्योरी कहा उन्होंने इसे। ठीक है, धन के निकास का सिद्धांत उन्होंने इस पुस्तक में लिखी। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड किसकी कृति है, वेरी इंपोर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कृति है, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी प्रसिद्ध कृति है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड इंडिया। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थी। इनकी जो प्रसिद्ध कृति है वो क्या है, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, और विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई, इंग्लैंड में हुई। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में आधुनिक उद्योग का प्रारंभ किसके द्वारा और कौन सी मिल स्थापना के साथ माना जाता है, 1854 में CN डेबर द्वारा मुंबई में सूती वस्त्र मिल के स्थापना के साथ माना जाता है। ठीक है, कब माना जाता है, किसे माना जाता है, 1854 में CN डेबर। ठीक है,
1854 सीएन डेवर के जो सूती वस्त्र मिल था उसके स्थापना के साथ माना जाता है। आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, भारत में पहली बार रेलवे का प्रारंभ कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 16 अप्रैल 1853, याद रख लीजिए आप, 16 अप्रैल 1853। कहाँ से कहाँ चली? बम्बई से थाने के बीच चली थी पहली बार भारत में रेल। ठीक है, किसका कार्यकाल था? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। देखो जितने भी ये नई नई सुविधाएं आई, जैसे रेल हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, डाक तार हो गया, ये सब किसके उसमें आई? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आई। ठीक है, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? सार्वजनिक निर्माण विभाग कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 1854 में हुई। किसके कार्यकाल में हुई? डलहौजी के कार्यकाल में हुई। भारत में डाक एवं तार विभाग का स्थापना, ठीक है, ये भी लाल डलहौजी के उसमें हुई। कब हुई? 1848 और 54 के मध्य हुई। ठीक है, 1800 और 54 के मध्य हुई। अब कुछ बात कर लेते हैं ब्रिटिश भारत में अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ प्रथाओं के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तीन कठिया प्रथा क्या थी? ठीक है, इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपने जमीन के करीब 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, क्या था? 3 कठिया भाग जो चंपारण बिहार था ना, तो उसके जो कृषक थे उन्होंने क्या किया? अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपने जमीन के करीब 3/20 भाग पर नील की खेती करना क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया। ऐसी कुप्रथा थी ये कहाँ? चंपारण बिहार पे लागू किया गया। बाद में हमारा राजकुमार शुक्ला नामक व्यक्ति था ना, वो महात्मा गांधी को वहां ले गया और महात्मा गांधी जी ने वहां बहुत बड़ा आंदोलन किया। उसके बाद इस प्रथा का क्या किया गया? अंत किया गया नील की खेती का। ठीक है, 3 कठिया प्रथा। ठीक है, नेक्स्ट है ददनी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम पेशगी मतलब संविदा के रूप में धन देते थे। देखो, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी, जो व्यापारी थे ना, ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगर एवं शिल्पियों को अग्रिम पेशगी या संविदा के रूप में धन दे देते थे। तीसरा है कम्युनिटी प्रथा। तो इस प्रथा के अंतर्गत बिहार एवं उड़ीसा, ठीक है, बिहार एवं उड़ीसा में कृषि दास के रूप में खेती करने वाली कुर्मी जाति, ठीक है, कुर्मी जाति के लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि पर जीवन भर इनकी सेवा करते थे। देखो ना, जो कुर्मी जाति के लोग थे, इन्होंने अपने मालिकों से पहले क्या लिया होगा? पैसे लिए होंगे, कृषि कार्य को बढ़ावा के बाद में ब्याज नहीं दे पाए तो क्या करना पड़ता था? इन्हें अपने मालिकों को जिंदगी भर उनकी, जीवन भर उनकी क्या करनी पड़ती थी? सेवा करनी पड़ती थी। ये थी हमारी कम्युनिटी प्रथा। 3 कठिया प्रथा बता दी मैंने आपको, नील की खेती से संबंधित है। ठीक है, और ददनी प्रथा बता दिया कि किससे संबंधित थी? जो भारतीय उत्पादक कारीगर थे, शिल्पियां थे, उन्हें अग्रिम पेशगियाँ कर देना पड़ता था। और कम्युनिटी प्रथा मैंने बता दिया कि जो हमारे उड़ीसा और बिहार के जो कुर्मी जाति के लोग हैं, ब्याज न देने पर मालिकों की क्या करते थे? जिंदगी भर सेवा करना पड़ता था। अब नेक्स्ट है हमारा आर्थिक समृद्धि। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में जानते हैं। आर्थिक समृद्धि से आज से पहले क्या है, इसे जान लेते हैं। ठीक है, कि आर्थिक समृद्धि किसे कहते हैं? आर्थिक समृद्धि से आज से सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एवं प्रति व्यक्ति आय में निरंतर होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? आर्थिक समृद्धि कहते हैं। आर्थिक समृद्धि किसे कहते हैं? जीडीपी प्लस जीएनपी प्लस प्रति व्यक्ति आय में होने वाले निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? आर्थिक समृद्धि कहते हैं। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या है? प्रति व्यक्ति आय वास्तविक आय होती है। देखो सूत्र रूप में रखा गया है, प्रति व्यक्ति आय बराबर देश की राष्ट्रीय आय बट्टे देश की जनसंख्या। ठीक है, सूत्र क्या है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बराबर देश की राष्ट्रीय आय बट्टे देश की जनसंख्या। ये है आर्थिक समृद्धि। अब नेक्स्ट है हमारा आर्थिक विकास के बारे में जान लेते हैं। ये आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास से अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है, अर्थात इसमें आर्थिक एवं गैर आर्थिक दोनों चरों को शामिल किया जाता है। आर्थिक विकास से क्या से बोल रहा है कि आर्थिक विकास से
अर्थ है कि जो देश के उत्पादन के साधन है ना, उनका क्या होना चाहिए, कुशलतापूर्वक विदोहन होना चाहिए। उनका क्या होना चाहिए, एक सीमा तक क्या होना चाहिए, विदोहन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साधनों का अंधाधुन क्या हो, दोहन हो, नहीं, कुशलतापूर्वक विदोहन होता है, उसे ही आर्थिक विकास कहते हैं। इसमें आर्थिक एवं गैर आर्थिक दोनों चरों को शामिल किया जाता है। तो अगर हम इसकी मापन की बात करें, ठीक है, आर्थिक विकास की मापन की बात करें तो इसको 5 भागों में माप सकते हैं। आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम हो गया, जीवन की भौतिक गुणवत्ता, क्रम शक्ति समता विधि, निर्बल आर्थिक कल्याण, मानव विकास सूचकांक, ठीक है। और इनमें से महत्वपूर्ण होने वाला है एचडीआई, मानव विकास सूचकांक, एच ह्यूमन, डी डेवलपमेंट, ई इंडेक्स, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ये क्या है, एचडीआई, मानव विकास सूचकांक। तो इसके बारे में जान लेते हैं। मानव विकास सूचकांक क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय आदि के स्तर पर तैयार किया जाता है। जो एचडीआई है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसे किसके, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय के आधार पर क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित एचडीआई का प्रतिपादन पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, ये उल हक द्वारा किया गया। और इसमें 3 प्रतिमानों को शामिल किया गया। कितना, 3 प्रतिमानों को शामिल किया गया। एक जीवन प्रत्याशा सूचकांक हो गया, शिक्षा सूचकांक हो गया, आय सूचकांक हो गया। सभी का 1/3 भाग इसमें शामिल किया गया। और आर्थिक रूप से क्या, जीवन प्रत्याशा, जीने की इच्छा, ठीक है, शिक्षा सूचकांक, आय सूचकांक को इसमें शामिल किया गया। और इसमें जीवन की प्रत्याशा, भौतिक गुणवत्ता की बात करें, 1876 में इसका क्या किया, इसको लाया गया, मॉरिस द्वारा लाया गया। एचडीआई के प्रतिपादन किसने किया, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया। तो अब आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है, 2 कारकों में से विभक्त किया जाता है। एक हो गया आर्थिक कारक, एक हो गया अनार्थिक घटक, ठीक है। आर्थिक में प्राकृतिक संसाधन हो गया, श्रम शक्ति एवं जनसंख्या होगी, ठीक है, पूंजी निर्माण एवं पूंजी उत्पादन हो गया, तकनीकी प्रगति हो गया, आधारभूत संगठन हो गया, वित्तीय स्थिरता होगी, और क्या हो गया, विकास क्रम नीतियां हो गई। और अनार्थिक में क्या हो गया, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, ठीक है, क्या हो गया अनार्थिक में, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक। आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं, क्या है, एचडीआई का जो ये प्रतिपादन किसने किया, महबूब उल हक द्वारा किया गया। और जो जीवन की भौतिक गुणवत्ता है वो किसके द्वारा, मॉरिस द्वारा किया गया, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि 3 कठिया प्रथा किससे संबंधित थी, नील की खेती से। कितने भाग पे इस पे नील की खेती करनी पड़ती थी, 3/20 भाग पे, ठीक है। ददनी प्रथा हो गया, कम्युनिटी प्रथा हो गया, ये मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और जो यहाँ की जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, क्या 7 स्तर पे मैंने आपको बताया, क्या निम्न स्तरीय आर्थिक विकास हो गया, कृषि क्षेत्र की स्थिति होगी, औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति होगी, विदेशी व्यापार हो गया, जननांकीय परिस्थितियां होगी, व्यावसायिक संरचना होगी, आधारिक संरचना होगी। जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि निम्न स्तरीय आर्थिक विकास के बारे में बताया, कृषि क्षेत्र की स्थिति वेरी इंपॉर्टेंट, औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति VINP, ठीक है, और जननांकीय परिस्थितियां क्या होने वाली है, इनसे प्रश्न बनते हैं। और जो कृषि क्षेत्र की स्थिति है उसमें किसे, महलवाड़ी हो गया, जागीरदारी हो गया, विश्वदारी हो गया, मालगुजारी हो गया, और स्थायी बंदोबस्त हो गई। ये सभी जागीरदारी के नाम है। महलवाड़ी हो गया, हाल्ट मैकेंजी के प्रस्तावक थे, 1822 में लागू किया। और रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो 1792 में इन्होंने और लागू किया। तो ये हमारा क्या था, इंडियन इकोनॉमी थी, जिसका हमने आपको बेस से बताया कि पहले स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे थे, और स्वतंत्रता के बाद इसमें धीरे धीरे क्या परिवर्तन हुए, इसमें क्या कमी आई, वो मैंने व्याख्यात्मक चर्चा कर दी है। जल्द इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, भारतीय अर्थव्यवस्था भाग 2।